ठीक। हाँ, राधे राधे बच्चों। मैं दिनेश कुमार सिंह। और अभी मैं ऐसे बच्चे स्टूडेंट से मिलवा रहा हूँ जो मेरा स्टूडेंट रहा है और आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है। ठीक है ना। इसका जो रैंक था वो 1418 था, जबकि ही वाज एक्सपेक्टिंग अंडर, मतलब अंडर 100 रैंक आना चाहिए था उसका। लेकिन ड्यू टू द मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथ्स के मार्क्स देखेंगे हम, तो उसके कारण उसका रैंक उतना पीछे चला गया। तो ये सारे बच्चों के लिए कि मैथ्स जो है वो रिलायबल नहीं है बेसिकली। ठीक है ना। और ये बेंगलोर से बिलोंग करता है। जब मैं बेंगलोर में था तभी मैं वहाँ पे इसको पढ़ाया था, श्री राम को। अभी नाउ ही इज स्टडिंग इन आईआईटी खड़गपुर। और बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट था, बट मैथमेटिक्स की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू कम विद इन द 1000 रैंक। ठीक है ना। तो अब मैं श्री राम से ही बोलता हूँ कि श्री राम कुछ बताओ अपने बारे में, क्या क्या तुम्हारी प्रॉब्लम रही, मतलब किस वजह से अंडर 100 में तुमको आना था जो नहीं आ पाए। और किस तरह से जो मेरे अभी सर यहाँ पे जो students हैं, क्या वो किस तरह से तैयारी करें। और केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है जेई के लिए। हालांकि तुम्हारे पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में केमिस्ट्री में भी थोड़े कम नंबर थे एज कम्पेयर टू फिजिक्स, पर मैथ्स के दोनों पेपर में ही काफी कम नंबर है। ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि एक बार बच्चों को बताओ, पहले अपने बारे में बताओ, और फिर मैं कुछ सवाल और पूछूंगा बाद में। ठीक है। बताओ अपने बारे में थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम श्रीराम मुरबली और करंटली मैं आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के ब्रांच में अभी ड्यूअल डिग्री कर रहा हूँ। और जे एडवांस में मेरा टोटल स्कोर 205 था और मेरा रैंक 1418 था। और मेंस में मेरा 1648 था रैंक, और स्कोर 250 था। एंड मैंने एक्चुअली जेई का प्रिपरेशन एक्चुअली प्रॉपर जेई का प्रिपरेशन तो मैंने 11th 12th में ही किया है, पर आईआईटी के बारे में मैंने 9th में शुरू पढ़ा था सर। तो 9th में जब मैं चैतन्या में था, तो तब मैंने ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन चालू की थी सर। और ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन जैसे मैंने एनएससीजेएस क्वालिफाई किया है, एनटीएससी और केवीपीआई भी मैंने क्वालिफाई किया है सर। सो इन इन जब मैंने 9th में चालू किया था तो मेरा प्राइम फोकस था कि मैं ओलंपियाड्स के लिए करूं पहले। और जब मैं ओलंपियाड्स में कर रहा था तब मुझे जेई का जो आइडिया था, जो क्या जेई एग्जाम होता क्या है, इट इज एग्जामिनेशन फॉर टॉप कॉलेजेस इन आईआईटी इन इंडिया। और ये सब इंफॉर्मेशन मुझे ऑलमोस्ट 9th 10th में मिला। और तब से मुझे मेरा यही फोकस था कि मैं जे एडवांस का प्रिपरेशन करूं, ताकि आई कैन स्कोर द बेस्ट रैंक एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम माय साइड। और सर, एज आपने जैसे कहा कि मैथ्स की वजह से मेरा रैंक थोड़ा नीचे आ गया था, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा फिजिक्स का स्कोर 92 है, केमिस्ट्री में मेरा स्कोर 71 है, और मैथ्स में मेरा स्कोर 42 था। और द रीजन जो मुझे लगता है मैंने गलती की थी, वो था कि मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिया, और मैथ्स में उतना टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाया इसमें। तो और चलो उसकी ठीक है। वजह से ज्यादातर चलो भाई, अच्छा। मेरा जो नेगेटिव मार्क था वो मैथ्स में आ गया था सर। हाँ, जो 15 जो नेगेटिव मार्क्स है वो मैं अभी क्या नाम है, श्री राम का वो मार्क्स भी दिखाता हूँ बच्चों को। ठीक है ना। तो एक बार ये देख लो सारे बच्चों। जस्ट ए मोमेंट। ठीक है ना। ये मार्कशीट है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ अभी बच्चों के साथ में ना। तो बच्चों को और आइडिया लगेगा कि ये देख लो बच्चों के ये नेगेटिव मार्क्स है। -10 है जो मैथमेटिक्स में ही आया है। और हाँ सर, फिजिक्स ज्यादातर में नेगेटिव मार्क्स। फिजिक्स में फर्स्ट पेपर में 49 है, सेकंड में 43, केमिस्ट्री में 28 और सेकंड में 43 है। ठीक है ना। तो ये मार्कशीट है श्री राम की। तो मैथमेटिक्स के दोनों पेपर में देखेंगे तो एक पेपर में 20 नंबर है, दूसरे में 22 नंबर ही आए। ठीक है ना। तो ये मार्कशीट देख लिया। अब मैं ये पूछना चाहूंगा अगला सवाल श्री राम के,
हाँ सर। जो तुम्हारा जो सिलेक्शन हुआ उसमें हाँ टीचर सर। का क्या रोल था? मतलब टीचर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन था जो जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, जैसे केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया, मेरे अलावा और भी दूसरे सर ने पढ़ाया, और फिजिक्स भी तुम्हें हाँ सर ने सर। पढ़ाया, मैथमेटिक्स वाले सर भी थे, तो उनका भी कुछ सिलेक्शन में रोल रहता है टीचर्स का? सर ऑब्वियसली सर, मुझे लगता है कि ज़्यादातर रोल टीचर्स प्ले करते हैं सर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्ट्स हमारे साइड पर होता है ज़्यादातर। पर जो हम प्लान करते हैं सर, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता है कि उस सब्जेक्ट्स में उस टॉपिक में कितना डेप्थ में जाना है, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कि कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये सब नॉलेज ज़्यादातर टीचर्स के पास होता है सर। और इसका टीचर्स के टीचिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें इससे ही मिलता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, किस एरियाज में हमें प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं। टीचर्स के नोट्स और जो टीचिंग से हमें आइडिया मिल जाता है सर कि इन जैसे चीजों को कैसे हैंडल करते हैं सर। और मुझे लगता है कि टीचर्स और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें मोटिवेटेड रखते हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं, पर ऑल्सो एज जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, तो हमें ज्यादातर हमारे माइंड स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ता है, नॉट ओनली अच्छा, नॉलेज, क्योंकि एग्जाम्स में प्रेशर हैंडलिंग भी ज्यादा आता है। तो ये सब भी ऑल्सो टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मैं जब वहां पे पढ़ा रहा था तो बहुत सारे सवाल जो मैं क्लास में एज ए रजिस्ट्रेशन लेता था, तो जो श्री चैतन्य का जो अपना जो इंटरनल टेस्ट होता था उसमें भी काफी सवाल एज इट इज आते थे जो मैं बोलता था भी बच्चों को। तो उस जो मैंने जैसे पढ़ाया तुम्हें, तो जो मैंने इलस्ट्रेशंस लिए क्लास में, उससे जेई के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एज इट इज डेफिनेटली आए होंगे। और क्योंकि हाँ सर उनमें बिल्कुल। टाइम नहीं लगता है, मतलब ऐसे सवाल जो पहले से किए हुए हैं और एज इट इज मिल जाती है, या थोड़ा बहुत डेटा चेंज है, कंसेप्ट वही है, तो उससे कुछ बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को? हाँ सर डेफिनेटली सर, कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली आ जाते हैं सर। और इस इसका एक बेनिफिट ये है कि जब आप लाइक टीचर्स के इलस्ट्रेशंस देखते हो सर, ज्यादातर उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर हो जाता है सर। और जब हम एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तो कुछ जब हम देखते हैं कि सिमिलर क्वेश्चंस या फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बिल्डअप हो जाता है। सो आई और थिंक ऑब्वियसली टीचर्स के इलस्ट्रेशंस भी बहुत एक्यूरेसी भी मायने बनती रखते है हैं। ना उससे, हाँ सर। जो, हाँ मतलब एक्यूरेसी भी बनती है कि उसमें कोई हमें भ्रम नहीं रहता है, इल्यूजन नहीं रहता है कि हाँ ये सर। मेरा इसमें ए होगा आंसर, बी होगा, सी होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। तो चलो, ये तो फायदा होता है कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं बेसिकली जो क्लास में इलस्ट्रेशंस कराते हैं, उससे काफी उनके एग्जैक्टली डेटा मालूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर कंसेप्चुअली वो सारी चीजें रहती हैं। हाँ ठीक है ना? सर। तो चलो, ये तो वाली बात हो गई। अच्छा, तुम्हारा जो सिलेक्शन हुआ, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा, तो पेरेंट्स का रोल किसी बच्चे के सिलेक्शन में, जैसे कई बार बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं, कह रहे तेरा कुछ नहीं हुआ, तू पढ़ता ही नहीं है, इधर उधर के घूमता रहता है, तो इस तरह से डीमोटिवेट करते हैं कुछ पेरेंट्स। तो मैं बात करना चाहूंगा, जो बच्चे अभी एस्पिरेंट हैं जो देंगे, मतलब अभी जनवरी 24 से जेई मेन का, तो उसमें पेरेंट्स का भी तो पॉजिटिव रोल रहता है या नहीं रहता है, ये बताओ। सर ऑब्वियसली रहता है, मुझे भी बहुत बार डांट पड़ी है स्कोर की वजह से। पर मुझे ये लगता है कि उनका सबसे ये क्योंकि फाइनली हमें यही माइंड में रखना है कि दो दो लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं वो है हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स। सो जब सर बहुत बहुत बार मेरा क्लासेस मॉर्निंग में होता था सर, तो मेरी माँ 5 बजे उठती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी, और बहुत बार सैक्रिफाइसेस किया है सर पेरेंट्स ने। और हालांकि उनका काम यही होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, और हमें एक सही राइट ट्रैक पर रखना है सर। उनके डांटने की ये कारण होता है कि उन्हें पता होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर कभी कभी ये हो जाता है कि हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं। सो पेरेंट्स आर द वंस हु करेक्ट अस। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स प्ले
एज इम्पोर्टेंट रोल एज द टीचर्स, जो हमें चलो ठीक। मतलब पेरेंट्स yes, का sir. भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, कि पेरेंट्स हाँ पॉजिटिवली, सर। मान लो कहीं पे अगर हम कुछ इधर उधर कर रहे हैं एक्टिविटी जो हमें नहीं करनी है, मान लो कि अभी क्रूशियल टाइम है, एग्जाम से पहले का है, और हम कहीं शादी में जा रहे हैं या कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा गलत रहती हैं, ठीक है ना। तो उस पर तो हाँ पेरेंट्स सर, ओबियसली टोकेंगे। बहुत बार मेरे पेरेंट्स ने लाइक ट्रिप्स कैंसिल की है। और जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो हम कहीं भी बाहर नहीं जाते थे सर, ऑलमोस्ट। तो और उनका ये मन भी होता पेरेंट्स, था तो टीवी नहीं देखते थे। तो ये बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं सर। तो ये पेरेंट्स का सेक्रीफाइस हुआ ना, ठीक है ना। कि हाँ सर। पेरेंट्स ने बच्चे के सिलेक्शन के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए वो अपने मन को मार करके कहीं बाहर जाना था, उनको घूमने फिरने जाना था, वो या सोशल एक्टिविटी में किसी में पार्टिसिपेट करना था, तो वो सारी चीजें उन्होंने इग्नोर कर दी, वहां पे नहीं गई, सारी स्टॉप कर दी, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल हाँ है कि अभी जैसे तुम आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रही हो, तो जहाँ से अभी जो सुंदर पिचाई है, तो वो गूगल के सीईओ है ना, हाँ सर। तो वो भी वहीं से पढ़े हुए हैं, सुंदर पिचाई भी। तो वहां पे किस तरह का एटमोसफियर, अभी जैसे तुम इधर साउथ से गए और उधर खड़गपुर में थोड़ा सा अलग लगा होगा, तो वहाँ किस तरह सा एटमोसफियर है, मतलब फ्रेंडली एटमोसफियर है बाकी के सीनियर बच्चे? सर हाँ सर, फ्रेंडली तो एटमॉस्फेयर है सर, और एक बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर है क्योंकि लोग बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से आते हैं। और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट इंटेलिजेंस के होते हैं सर। तो एक अच्छा दोस्ती का एटमॉस्फेयर तो होता ही है। और पढ़ने में भी बहुत मजा आता है सर। जब बहुत सारे लोग डिफरेंट आइडियाज के साथ आते हैं, तो अगर मानो एक बंदे को एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो एक बंदा जो इस कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग है उसे समझा देता है। और हम्म। ऐसे ही डिस्कशंस करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और बढ़ता है सर। क्योंकि हम्म। ज्यादातर जो आईआईटी में मैं गया हूँ तो रैंक्स बहुत सिमिलर लोगों के साथ मैं मिलता हूँ सर। तो हम्म। उनका आइडियाज और जो इंटेलिजेंस है हमसे मैच करता है। कुछ लोगों का इंटेलिजेंस हमसे हमसे ज्यादा है, कुछ लोगों का थोड़ा कम है। बट ओवरऑल क्या होता है कि आप एक गुड वेल बिहेव्ड और एक आई वुड से गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ हैं, विच एक्चुअली अफेक्ट्स योर मेंटालिटी। आपको एक पॉजिटिव मेंटालिटी से रहता है। एटमॉस्फेयर तो अच्छा है। और आईआईटी में बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए भी होती है सर। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, क्लब्स है, और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। अगर आप चाहते हो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फील्ड्स में भी है, और कंसल्टिंग फील्ड्स में भी है। तो ये सारे क्लब्स भी जहाँ सीनियर्स आपको ट्रेन करते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने करियर्स में। तो ये सब चीजें आपके सीनियर्स आपको हेल्प करते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। हालांकि 2-3 साल बड़े होते हैं पर उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि रियल वर्ल्ड में क्या आने वाला है। सो ये चीजें भी हेल्प करती है। और प्रोफेसर्स भी ऑब्वियसली बहुत ही आई वुड से हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। सो आपको सीखने को भी ज्यादा मिलता है। चलो अच्छा, ये तो तुमने वाकई एटमॉस्फेयर और वाकई माहौल के बारे में बताया कि काफी अच्छा रहता है। उससे कई बार क्या होता है कि जैसे कोई तुम्हारे सीनियर है, वो वहां से कोई नया स्टार्टअप शुरू किया और उसका स्टार्टअप मान लो यूनिकॉर्न बना है, या किसी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत हाई पैकेज पर गया है, या कुछ रिसर्च फील्ड में उसने कुछ नया किया हुआ है, तो उससे भी एक नया तरह का मतलब मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई, यहाँ से हम भी इस तरह के रास्ते के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा कुछ वहाँ के एटमोसफियर पे डिपेंड करता है, नहीं? हाँ सर, लाइक ऑब्वियसली जब आप आईआईटी में जाते हो तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होता है वो है कनेक्शंस। आप सीनियर्स के साथ कनेक्शंस करते हो और अलुमनाइज के साथ कनेक्शंस करते हो। तो उनसे आप एक्शन शायद को श्री राम का कम हो गया। मेरी आवाज आ रही है? आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या ट्राई किया है अपने करियर्स में, अपने आप को डेवलप करने में। तो इन इन जैसे चीजों से आपको एक फाइन आइडिया मिल जाता है। देखो, वीडियो तुम्हारा नहीं आ रहा है शायद प्रॉपर। आवाज आ रही है? आ रहा है सर। हाँ सर, आ रही चलो है। ठीक, ठीक, अब ठीक है।
अच्छा, अब ये मेरा जो अगला सवाल है कि अगर यहाँ से तुम बीटेक करने के बाद में, ठीक है ना, आगे क्या फ्यूचर का गोल तुमने बनाया हुआ है? कि कोई नया स्टार्टअप शुरू सर करोगे, या फिर जॉब में जाओगे, या फिर हायर स्टडीज में जाओगे बाहर, या फिर रिसर्च फील्ड सर में जाओगे? करंटली करंटली मेरा यही फोकस है कि क्योंकि मेरा कोर्स ड्यूअल डिग्री है, तो एक बार मुझे बीटेक और एमटेक मिल जाता है तो देन मेरा मेन फोकस है कि मैं हायर स्टडीज के लिए जाऊँ। करंटली मैंने इतना नहीं सोचा है कि स्टार्टअप्स या फिर जॉब जॉब साइड के बारे में। पर मुझे ये एक चीज है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो कोर ब्रांच है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस एरियाज में मैं ट्राई करूँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हायर स्टडीज के लिए जाऊँ। तो चलो। करंटली अच्छा, यही आइडिया है, पर फ्यूचर में पता नहीं एग्जैक्टली। अब मेरा लास्ट सवाल है तुमसे कि ये बच्चों जो अभी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह से? भी तो जैसे अराउंड 1.5 मंथ इज लेफ्ट, क्योंकि 24 मई से एग्जाम, 24 जनवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है 2024 का, जेई मेन का। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? कि टीचर्स के क्लास जो नोट से, या जो टीचर सवाल दे रहे हैं उन सर पे जितना फोकस मैंने करें? एक्सपीरियंस, हाँ सर, ऑब्वियसली नोट्स का भी इम्पोर्टेंस है, पर एज फॉर माय एक्सपीरियंस मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। नोट्स से क्या होता है कि नोट्स का एक बेनिफिशियल ये है कि जो आप बुक में 40 पेजेस का इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, आप नोट्स में उसे 10 पेज में लिख सकते हो। इसका ये बेनिफिट होता है कि आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। नोट्स का ये सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होता है सर, क्योंकि जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एक कॉन्सेप्ट लेते हो जीआरबी में या फिर और कुछ किसी बुक में, तो वो 100 पेजेस का होता है, पर टीचर्स जो नोट्स देते हैं वो 10 या 12 15 पेजेस में खत्म हो जाता है, और आपको पिन टू पिन इंफॉर्मेशन मिल जाता है इससे जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस क्या होता है कि अगर आप एक बुक पढ़ते हो और आप नोट्स पढ़ते हो करंटली एग्जाम के 1 मंथ पहले, तो नोट्स आर मोर बेनिफिशियल देन बुक्स। ऑब्वियसली बुक्स आप पढ़ सकते हो जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, जब आप जे की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, पर रिवीजन के टाइम में नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि आप नोट्स को फास्ट पढ़ सकते हो और आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी हो जाती है सर नोट्स की। वेराज बुक बुक के केसेस में ऐसा नहीं होता है सर, आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आप भूल सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है सर, पर नोट्स में ऐसा नहीं होता है। सो नोट्स ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। और वेराज टिप्स की बात करूँ सर, जितना मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन में मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा सर ज्यादातर। हाँ, तो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगा कि मेंस मेंस की रैंक के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना आपका परसेंटाइल आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ज्यादातर वो ही आपका बेस्ट परसेंटाइल होता है। मेरे केस में तो सेकंड परसेंटाइल हायर है, पर वो एक रेयर कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट परसेंटाइल मेरा कम आया था थोड़ा, और वो मेरा आया था 208 में। मुझे 250 स्कोर करना पड़ा उससे थोड़ा ज्यादा परसेंटाइल स्कोर लेने में। तो आपको आप स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द बेस्ट अटेम्प्ट। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे बेस्ट जाता है, नॉट ओनली आपका मेंस का रैंक अच्छा आता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है एडवांस के प्रिपरेशन के जाने में। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपका खराब हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादातर ये फोकस करते हैं कि अगले मेंस में अच्छे करेंगे, तो थोड़ा एक दो डिमोटिवेशन महीने आता का है। प्रिपरेशन। हाँ सर, क्योंकि उसके बाद बोर्ड्स का प्रिपरेशन आता है सीबीएसई में, तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन करता है, उसके बाद मेंस फिर से उनका ये फोकस होता है कि मेंस में मेरा इतना परसेंटाइल आया तो एडवांस में कैसे करूंगा मैं, तो फिर से वो क्या करते हैं कि मेंस का प्रिपरेशन करते हैं। वो मेरा हुआ था सर, तो फर्स्ट मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने बोर्ड्स दिया, उसके बाद फिर से ऑलमोस्ट मेरा 1 महीना मेंस में फिर से चला गया। उसके बाद जब मेंस हो गया तो एडवांस के लिए कम टाइम बचता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट मेंस गोज एट द बेस्ट, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप सेकंड मेंस नहीं लिख सकते हो भी। अगर आपका फर्स्ट मेंस में बहुत अच्छा परसेंटाइल है 99.99 ऐसा कुछ परसेंटाइल है, तो आप डायरेक्टली एडवांस का प्रिपरेशन चालू कर सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम बचता है।
और आपको वो स्ट्रेस भी लेना नहीं पड़ता है। और सेकेंड चीज मैं ये कहूंगा कि मेरे रिस्पेक्ट में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब मेरा स्कोर 250 था तो मेरा स्कोर ऐसा था सर, 95 फिजिक्स, 95 मैथ्स और 60 था केमिस्ट्री में सर। तो प्रॉब्लम था, मैंने ज्यादातर मार्क्स लूज किए थे केमिस्ट्री में, और उसके वजह से उसका मेन रीजन था एनसीईआरटी रीडिंग। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पॉइंट्स आते हैं सर, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, दो तीन बार पढ़ो भी। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो असेशन रीजन में, वो कुछ इंग्लिश मीनिंग चेंज कर लेते हैं उसमें से। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि वो दोनों लाइंस एनसीईआरटी में है तो ट्रू डाल देते हैं, पर एक्चुअली में अगर आप ठीक से पढ़ते हो, वो उसका एनसीईआरटी के मीनिंग से अलग होता है। सो एनसीईआरटी का क्लियर रीडिंग मैं कहूंगा कि इस 1.5 मंथ में जो मैंने भी किया था, जस्ट मैंने किया था कि लास्ट मंथ में मैंने ज्यादातर एनसीईआरटी रिवाइज किया था केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में। क्योंकि लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे सर, फिजिकल में भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे सर, सॉलिड स्टेट में भी तो कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे सर। सो इन इन क्वेश्चंस, मतलब अगर आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लेते हो, लाइक अप टू डेट जो भी पॉइंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन था जहां उन्होंने आईपी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेस पूछा था। तो अगर आपको वो वैल्यूज पता नहीं है तो आपको आप ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें दो तीन एक्सेप्शन है सर। सो अगर आप क्लियरली वो टेबल्स पढ़ लेते हो, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है टेबल्स, उसके वैल्यूज एग्जैक्टली रटने नहीं है, पर अगर आप उसे अंडरस्टैंड, आप देखते हो कि उसका वैल्यूज क्या आ रहा है, उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, अगर आप उसे एनालाइज करके पढ़ते हो सर, देन ऑलवेज आपका केमिस्ट्री अच्छा रहेगा। और ऑटोमेटिकली अगर आपका केमिस्ट्री स्कोर अच्छा आएगा मेंस में, आपको जब आप पेपर, क्योंकि मैं जब पेपर दे रहा था तो मैं देख रहा था कि क्वेश्चंस बहुत सारे ट्रिकी है, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बेस्ड है, तो कुछ क्वेश्चंस में मैं तो श्योर नहीं था सर। वेरएज मैथ्स और फिजिक्स में तो क्वेश्चंस में श्योर था कि मेरा आंसर करेक्ट है, पर केमिस्ट्री में वो केस नहीं था, और वो प्रेशर पड़ता है सर। जो जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, जो कंसेप्चुअल सवाल वो रहते हाँ हैं, सर। जो रहते हैं उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के फोकस। चांस रहते हैं। नहीं भाई, जो हाँ सर। कैलकुलेशन वाला है या ऑर्गेनिक वाला है उसका तो कोई मतलब क्योंकि मेंस मेंस में लास्ट ईयर का कंफ्यूजन पेपर आप देखोगे तो फिजिक्स फिजिक्स तो बहुत सिंपल था सर, जो भी कैलकुलेटिव फिजिक्स था, वो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस बेस्ड है। अगर आप विदाउट मिस्टेक करते हो तो आप उसमें फुल स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, क्योंकि आप देखोगे कि लास्ट 2-3 साल से मेंस का मैथ्स का पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है सर, क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर है, रिपीटेशंस भी हो रहा है उसमें, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज करके थोड़ा लेंदियर कैलकुलेशन बना रहे हैं। पर अगर आप उसमें एक बार फोकस करते हो, मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप मॉक टेस्ट में देते हो, अगर आप फोकस करते हो कि मैथ्स का पेपर सिर्फ 1 घंटे में सॉल्व करो, 1 घंटे में कितना मार्क्स आ रहा है, अगर आप उस इंप्रूवमेंट में देखते हो तो मैथ्स का पेपर उससे कवर हो जाएगा। पर whereas केमिस्ट्री इज ओनली द चॉइस वेयर आपको एनसीईआरटी ठीक से पढ़ना होगा। तो अगर आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर है तो आप उसमें कॉन्फिडेंट रह सकते हो सर, ऑटोमेटिकली आपका मेंस का रैंक वहां इंप्रूव हो जाएगा। तो यही मैं केमिस्ट्री मुझे में लगा कि बेसिकली क्या मेंस है में। कि अगर हम कंपेयर करें केमिस्ट्री को मैथ और फिजिक्स से, तो केमिस्ट्री ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है कम एफर्ट लगाने पर। मैथमेटिक्स में उतना मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं? हाँ सर, और दूसरी ये भी चीज है कि केमिस्ट्री में आप ज्यादा मार्क्स खो भी सकते हो सर, अगर आप ठीक से एफर्ट नहीं करते हो केमिस्ट्री में तो हाँ, ज्यादा दोनों बात मार्क्स है भी ना। जाएंगे कम। हाँ सर। वो दोनों ही बात है। और ये एक्चुअली मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये पॉइंट एडवांस में भी एप्लीकेबल है केमिस्ट्री में। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरा एडवांस का रैंक जो एक्चुअली कंपैरेटिवली अच्छा है, वो क्योंकि मेरा मैथ्स खराब गया था, वो मैंने मेकअप कर दिया था केमिस्ट्री में। और सेकंड पेपर में जब मुझे पता था कि केमिस्ट्री में मुझे ज्यादा स्कोर करना है, तो मैंने ज्यादा एफर्ट्स केमिस्ट्री में डाले थे, कम टाइम में मैंने ज्यादा स्कोर कर लिया। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है केमिस्ट्री का। आप कम टाइम में वही स्कोर जो आप मैथ्स में कर सकते हो, आप मैथ्स में हो सकता है आपको 1 आवर लगे, 1.5 आवर लगे एडवांस में, एक पेपर में, आप वही स्कोरिंग केमिस्ट्री में 45 मिनट्स में भी कर सकते हो सर।
और उससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ मेरे सीनियर्स थे, जैसे सिद्धार्थ सिंह था सर, आपको पता होगा, उसका हाँ 91 रैंक आया था। हाँ, वो उसका केमिस्ट्री 93 में, रैंक था। हाँ 93 से ऐसे। तो उसका उसका भी रीजन, मेन मेन रैंक आया था, उसका रीजन था केमिस्ट्री में उसके शायद 97 या कुछ ऐसा मार्क्स था उसका। हाँ 97 मार्क्स था उसको। हाँ सर, और उसका मैथ्स में कम था, पर उसने वो मेकअप कर लिया था केमिस्ट्री में। तो उसका, जो मैंने उससे जब बात किया था, उसने बोला था कि मैंने केमिस्ट्री में सिर्फ 45 मिनट्स डाले हैं। पहले पेपर में उसने 45 मिनट्स डाला था, सेकंड पेपर में 40 मिनट्स डाला था, और उसका स्कोर बहुत ज्यादा था कंपेयर टू मैथ्स। तो यही मुझे लगता है कि एडवांस में भी ये हेल्पफुल होता है उसका भी स्कोर कि बेसिकली अगर क्या, आप, मैथमेटिक्स में बहुत कम था। वो मैथमेटिक्स में अराउंड 35 या 40 के बीच में ही स्कोर था उसका। अदरवाइज इधर भी अगर मैथमेटिक्स में उसका 10 to 15 मार्क्स पड़ जाता ना, तो उसका भी अंडर 10 में ही रैंक आता था। हाँ सर, ऑलमोस्ट उसका अंडर 10 आ जाता था अगर उसका मैथ्स में। तो मैथ्स में ऐसा है कि सर, मैथ्स का पेपर ऑब्वियसली कैलकुलेटिव होता है, और आप एडवांस का मैथ्स ऐसा होता है कि कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। जितना आपने सॉल्व किया है 2 साल में, ऐसा नहीं कि 3-4 महीने में जो आपने किया है वो आपको मेंस में हेल्प कर सकता है, पर एडवांस में ऐसा होता है कि जो आपने 2 साल से जितना आपने नॉलेज गेन किया है, प्रैक्टिस किया है, उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है सर फॉर एडवांस मैथ्स। तो वो एडवांस पता मैथ्स है के ऐसा लिए नहीं है कि प्योर शॉर्ट प्रैक्टिस। हाँ सर, नॉट लाइक केमिस्ट्री सर, बेसिकली। मतलब केमिस्ट्री में तो अभी भी बच्चा अगर मान लो पूरे साल नहीं पढ़ाया है कोई बच्चा, ठीक है ना, तो वो अभी भी अगर एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ ले और जो टीचर्स हैं उसके उनकी बातें थोड़ा सा मान ले, ठीक है ना, तो अभी हाँ भी सर। वो पूरा कर सकता है, जो कि मैथ फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। हाँ जेई सर। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, सो नहीं। जेई मेंस और एडवांस में भी यही होता है सर। एडवांस में भी आप अगर फॉर एग्जांपल आप 3 महीने का प्रिपरेशन करते हो, जो आप 3 महीने का प्रिपरेशन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो, सबसे आपका हाईएस्ट स्कोर केमिस्ट्री में ही आएगा, क्योंकि हम्म। केमिस्ट्री में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो कम टाइम में। तो आपका मेरा मेन फोकस ये था कि लास्ट कुछ ही मंथ्स में मैं ज्यादातर प्रेशर केमिस्ट्री में डाल रहा था। मॉक टेस्ट में मैं प्रेशर फिजिक्स और मैथ्स में डाल रहा था, ताकि मैं फिजिक्स और मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव कर सकूं, कि टाइम मैनेजमेंट में 1 घंटे में कैसा मैं प्रिपरेशन, मतलब, क्योंकि एडवांस में ऐसा है कि आपको फुल स्कोर नहीं लाना है सर, आपको आपका नेगेटिव मार्किंग कम करना है। दैट इज द मेन फोकस इन एडवांस। मेरा यही फोकस था कि क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो मेरा नेगेटिव मार्क्स मैंने देखा था ऑलमोस्ट लाइक 18, 20, 24 के आसपास आ रहा था। तो मेरा यही फोकस था कि उसे मैक्स टू मैक्स कम करो। सो जितना आप मैथ्स फिजिक्स में, मेरा यही टारगेट था कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस चूज करो जिससे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पहले उसे सॉल्व करूँ सर, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचते हैं, जो इन केस मेरे पास टाइम है और जिस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, फिर मैं उसे सिलेक्टिवली लेकर सॉल्व करता था, ताकि आपका नेगेटिव मार्क्स कम हो जाए। और ऑटोमेटिकली अगर आपका नेगेटिव मार्क्स कम हो जाता है सर, ऑब्वियसली आपका रैंक इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि एडवांस में 1-2 मार्क का भी डिफरेंस आ जाता है सर। हाँ, एक 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 नंबर का या 2 मार्क्स का भी डिफरेंस है, तो उससे रैंक में बहुत काफी ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो ठीक है, हाँ चलो सर। मैं कामना करता हूँ अभी कि तुम्हारा बहुत अच्छा वहां से पढ़ाई हो, बीटेक कंप्लीट हो, और उसके बाद कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करो, ठीक है ना, कुछ नया कंसेप्ट को लेकर के, और एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बनो। ठीक है, ये मेरा बेस्ट विशेज है फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है ना। और बाकी के कांटेक्ट में रहना, ठीक है ना। श्योर सर। चलो मैं अभी वाइंड अप करता हूँ, इसको मीटिंग को एंड करता हूँ, ठीक है ना। हाँ सर। और भी कुछ कहना चाहोगे बच्चों के लिए? बाकी का तो सारा तुमने बोल ही दिया। सर प्रिपरेशन, सर जितना मैंने कहा है कि एंड एंड मोमेंट में ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो अपना जो भी, there's always a scope of improvement sir। अपने आप का आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एक बंदे का स्कोर 150 आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली 250 जाएगा 3-4 महीने में, पर ऑब्वियसली आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। आपका जो भी स्कोर आ रहा है अभी, तो मैं यही कहूंगा कि, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था सर, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन करा था,
मेरा स्कोर एडवांस में आउट ऑफ 360 इन एवरेज, टफ पेपर्स में 170 आता था, 160 आता था, और एट मोस्ट मेरा स्कोर 220 के आसपास आ रहा था। तो मेरा यही फोकस था कि फाइनल एग्जाम में मैं वो 220 के आसपास स्कोर करूं। तो मेरा स्कोर 205 आया था, पर जब मैं एग्जाम दे रहा था, मेरा टारगेट था 220 कैसे भी लाना है। उससे ज्यादा ऑब्वियसली अगर आपका एग्जाम में क्लिक हो जाता है, अगर उस एटमॉस्फेयर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ऑब्वियसली आप उससे ज्यादा स्कोर करेंगे। इट्स बेस्ड ऑन अदर फैक्ट्स। बट whereas जो आपका कैपेबिलिटी होता है, आपको वो पूरा डिलीवर करना है एग्जाम में, वही आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए एग्जाम में। अगर आपका कैपेबिलिटी, आपके स्कोर्स 220 के आसपास जाए और आपका स्कोर 160 आ जाता है या 170 आ जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पर अगर आप कॉन्फिडेंटली पेपर दे, अगर आपका फॉर एग्जांपल 220 आपका स्कोप है, आप सोच रहे हो कि मुझे 240 जाना है, और आप उसी की जो चेस करने में आप गलती कर देते हो और आपका स्कोर 180 में आ जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पर अगर आप 220 को सोचकर ये सोचते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ करेक्ट होना चाहिए, और आपको 220 आता है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। सो मैं यही कहूंगा कि जो भी आपका टारगेट हो, उसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मत रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रख देते हैं, तो हो सकता है कि पेपर बहुत टफ आ जाए, या फिर हो सकता है कि उनका टारगेट कम हो पर उन्हें ज्यादा सॉल्व हो रहा है, पर हो सकता है कि पेपर आसान भी आ जाए। हमारे केसेस में ऐसा हुआ था। कुछ लोगों का टारगेट था 150, पर उनका स्कोर आया 170। पर एक्चुअली फाइनली क्या होता है कि ऑब्वियसली रैंक्स लास्ट ईयर की कंपेरेटिव में चेंज होता ही रहता है। और हो सकता है भी पेपर टफ हो, कि कुछ लोगों को हो सकता है कि मैथ्स में कम आ रहे हो या फिर फिजिक्स में कम आ रहे हो, जो उन्हें एक्सपेक्ट हो रहा है। पर आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर एक क्वेश्चन आपको टफ आता है, तो ऑब्वियसली आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है कि जो आपने प्रिपरेशन किया है, तो आपके लेवल के सभी स्टूडेंट्स को वो टफ ही लगेगा। तो अगर वो क्वेश्चन टफ आपके लिए है, तो सबके लिए होगा। तो यही एक आपको माइंड में रखना है कि, और ये प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम में। और फाइनली लास्ट मंथ्स में ये प्रेशर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है फॉर मोर देन प्लस और माइनस 500 रैंक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स जनरली ये फोकस नहीं करते हैं, पर जितना मैंने देखा है, अगर मैं ज्यादा प्रेशर लेता हूँ, तो मेरा रैंक इससे बहुत बहुत बेकार आएगा सर। पर अगर मैं इससे ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे सकता था, तो इससे ज्यादा अच्छा आएगा। सो अब दैट मेन इज द ये है मेन। कि प्रेशर प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम के टाइम नहीं। हाँ सर, हाँ सर। और ओनली थिंग, आपको ज्यादा एग्जाम जब आप दे रहे हो, तो ज्यादा सोचना नहीं है। ऑब्वियसली जब आप एडवांस के एग्जाम देते हो, तो एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और पूरा जो एग्जाम सेंटर फील्ड होता है, तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है सर। और इस मेंस की तरह नहीं है सर, क्योंकि अब जब पेपर वन हो जाता है, तो बाहर आ जाते हो, कुछ लोग डिस्कस करना चालू कर देते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या आया था, मुझे सिर्फ यही आंसर आया था, मुझे इंटीजर आया था। तो ये भी मैं कहूंगा कि अवॉइड करें सर, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर बन जाता है। और क्योंकि एक पॉइंट ये है कि जब आपका पेपर वन हो चुका है, तो पेपर टू एक नए एडवांस की तरह लिखो सर। क्योंकि पेपर टू, एक चीज मैं कहूंगा कि पैटर्न थोड़ा सिमिलर रहेगा, पर आप ये एक्सपेक्ट, पेपर वन का एक्सपेक्टेशंस पेपर टू में नहीं लेकर जाना है सर। क्योंकि मेरे केस में यही हुआ था कि पेपर वन का मैथ्स का पेपर टफ था। मैंने यही सोच कर गया था कि मैथ्स का पेपर पेपर टू में टफ आएगा, पर मैंने नोटिस नहीं किया कि पेपर टू में स्कोर, मैथ्स का पेपर स्कोरिंग था। क्योंकि मैंने देखा है जो मेरे खड़गपुर में एक रैंक है उसका 500 कुछ रैंक है उसका, तो पेपर वन में उसका मैथ्स का स्कोर उतना ही है सर, 22। पर पेपर टू में उसने 48 या 50 स्कोर किया है, क्योंकि उसने वो पेपर देखा था कि वो सिंपलर है, तो उसने उससे स्कोरिंग चालू किया। तो मैं यही कहूंगा कि जो मिस्टेक मैंने किया था, कि जो पेपर वन में जो एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हो कि अगर फिजिक्स इजी है, तो पेपर टू में भी फिजिक्स आएगा इजी, तो ये एक्सपेक्टेशंस न लेकर जाए, तो उससे और एक फायदा होगा। और पेपर ना डिस्कस करें, जो आपको टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम में आपको रिलैक्स करना है, सिर्फ जो भी हुआ है उसे भूल जाना है, जो भी क्वेश्चंस हुआ है। और हो सके तो कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ना उस टाइम में। और जाकर जब आप पेपर टू देते हो, तो गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू द पेपर। इससे ज्यादा बेनिफिट होता है सर।
चलो ये काफी अच्छा बताया तुमने। बच्चों का इससे काफी फायदा होगा, जो भी मतलब तुम्हारा इंटरव्यू देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है ना? तो अभी मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, मीटिंग को। ओके सर। और आगे भी कांटेक्ट में रहना, मैं हो सकता है कि कभी घूमने आऊंगा उधर आईआईटी खड़गपुर। ठीक है? तो मिलता हूँ, हाँ सर। बाकी के और भी बच्चे हैं। तुम्हारे सेक्शन से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है ना? क्योंकि वहाँ तो जो हाँ सर। सेक्शन रहता है ऑलमोस्ट सभी का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है ना? तो चलो, ओके, थैंक यू, श्री राम। थैंक यू सर।